हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर नल का जल योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने हरित पौधा देकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन्हें समय पर पूरा किया जाए। कहा कि लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। बता दें कि सीएम ने 7,166 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजनाओं और भवन संरचनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएचआईडी के नए मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 83 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में पंकज ने बताया कि राज्य के लोगों को नियमित और निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पंकज ने कहा कि पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राज्य सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई, जिसे सभी ने देखा और सराहा। कार्यक्रम में सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। लालू, राबड़ी और तेज प्रताप को ईडी का समन। पटना के जोनल ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप ईडी के समक्ष पेश हुए। राबड़ी सुबह करीब 10:30 बजे पटना में बैंक रोड स्थित ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी मौजूद। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राबड़ी यादव और तेज प्रताप यादव को तलब किया है। एजेंसी ने दोनों को आज पूछताछ के लिए पटना के जोनल ऑफिस में बुलाया था। वहीं ईडी ने कल बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जमीन के बदले नौकरी, लैंड फॉर जॉब घोटाला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव, जो उस समय रेल मंत्री थे, ने उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाने के लिए कहा। इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू यादव के परिवार को 7 प्लॉट्स मिले। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर 3, लालू की बेटी मीसा भारती के नाम पर 1, लालू यादव की दूसरी बेटी हेमा यादव के नाम पर 2 और राबड़ी देवी की कंपनी AK इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 1 प्लॉट मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार को 7,166 करोड़ का सौगात दिया। उन्होंने राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मैं हर घर नल का जल योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है उन्हें समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि सभी चीजों का मेंटेनेंस हो, लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य के लोगों को नियमित और निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राज्य सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। हर घर नल का जल निश्चय के तहत
निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी जुड़े हुए थे। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी चौथे चरण की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद आज सदन की कार्यवाही के दौरान इसके बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको लेकर कहा, बीपीएससी टीआरआई 4 चौथे चरण की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। टीआरआई 3 यानी तीसरे चरण की बहाली का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बता दें, आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 11वां दिन था। सदन में बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूछा था कि टीआरआई 3 के तहत मल्टीपल रिजल्ट आने से कुछ पद खाली रह गए, इस पर क्या शिक्षा विभाग फिर से बहाली करने जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, जो पद खाली हैं उसे चौथे चरण में जोड़ा जाएगा। टीआरआई 3 के तहत सिर्फ उन्हीं विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया जिसमें या तो अभ्यर्थी नहीं है या फिर वे न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल नहीं कर पाए। अपने जवाब के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया कि टीआरआई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। बता दें, टीआरआई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि टीआरआई 3 में कक्षा 1 से 12वीं तक में करीब 61,000 रिजल्ट आया। इसमें करीब 10 से 15,000 ऐसे शिक्षक पास हुए हैं जिनका 2-2 जगह तो कहीं 3-3 जगह रिजल्ट आ चुका है। उन शिक्षकों को ज्वाइन तो एक ही जगह करना है। अब इस स्थिति में उन जगहों पर वैसे लोगों की बहाली की जाए जो कुछ नंबर से पीछे रह गए। बीते दिनों बीपीएससी के तीसरे चरण के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया था। प्रदेश के 8 जिले, जिनमें पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और अरवल शामिल हैं, के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। बाकी शिक्षकों को उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया गया था। एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ते हुए कहा कि कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, ये तो चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की 2 करोड़ की नौकरी देने की घोषणा छलावा साबित हो रही है। सरकार को 1.5 लाख लोगों को बहाल करना था, लेकिन जिनका परीक्षा परिणाम आया और उनको नियुक्ति पत्र देनी थी, उनको भी नौकरी नहीं मिली। वह कांग्रेस की ओर से गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से रविवार को आरंभ पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा के दूसरे दिन सोमवार को बेतिया के हरिवाटिका स्थित एक विवाह भवन में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर 5वां आदमी भारतीय है, लेकिन यहाँ के समाज का दुर्भाग्य है कि बिहार के युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने आत्महत्या की बात करने वाले युवकों को ऐसा करने से मना करते हुए उनसे संघर्ष करने और इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। कहा कि तमाम जगह दाल भात और चोखा खाकर परीक्षा की तैयारी करता है। एक तो युवक परीक्षा का परिणाम ही नहीं आता और आता भी है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह अन्याय के खिलाफ पदयात्रा कांग्रेस की पदयात्रा नहीं, बल्कि हर उस बेरोजगार नवयुवक और पलायन करने वाले मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास ने कहा कि इस पदयात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार नहीं बल्कि बेराजगार हलचल सिंह और अवधेश यादव कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के नौजवानों और मजदूरों से इस अभियान में शामिल होने की अपील किया। प्रेस वार्ता में शामिल हलचल सिंह और अवधेश यादव ने अपनी 2019 से लेकर 2024 तक परीक्षाओं का प्रवेश पत्र, रिजल्ट सीट और परीक्षा रद्द कर दिए जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कैसे वे नौकरी की परीक्षा तैयारी के लिए अपनी भूमि गिरवी रख चुके हैं और नौकरी नहीं मिलने से गरीबी के कारण न तो भूमि छुड़ा पा रहे हैं और बहन की शादी कर पा रहे हैं।
बताया कि इस कारण कई लड़के आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12 के परिणाम देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in खोलनी होगी। फिर इंटर कक्षा 12 के परिणामों के लिए विशेष रूप से लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें। अब मांगी गई जानकारी लिखें और इसमें आपका रोल नंबर और जन्म तिथि शामिल है। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड बीएसआईबी की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिजल्ट जारी होने से पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें बोर्ड के अधिकारियों द्वारा टॉपर्स लिस्ट में शामिल होने वाले छात्रों का इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाता है। बता दें कि टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लंबी होती है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले छात्र के कॉपी की फिर से जांच होती है। कॉपी चेक होने के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पेपर के कुछ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन के दौरान कुछ सवालों को हल करने को भी कहा जाता है। वेरिफिकेशन के लिए शामिल होने वाले छात्रों के जवाब और परफॉर्मेंस के आधार पर ही अंक निर्धारित होता है। इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक हुई, जिसमें करीब 13 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसके बाद 10वीं मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की गईं और इनमें लगभग 15 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी परीक्षाएं समय पर खत्म हो गई थीं। छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट। सेंट्रल जेल शहीद खुदीराम बोस में बंदियों के लिए तैयार की जा रही कुर्ता पैजामा का सूबे के काराओं में काफी डिमांड है। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा के अधीन आने वाले सभी मंडल व उप काराओं में बंदियों के बीच में यहां तैयार बंदी कुर्ता, पैजामा, जंघिया, गमछा, चादर, हाजती कुर्ता, हाजती पैजामा, हाजती जांघिया और गंजी के साथ साथ गमछा, टोपी और चादर की भी सप्लाई की जाती है। पहले केंद्रीय कारा में हस्तकरघा उद्योग में एक शिफ्ट में ही काम चल रहा था, लेकिन अलग अलग मंडल व उप कारा से डिमांड बढ़ने के बाद अब 2 शिफ्ट में 100 से 110 बंदी काम कर रहे हैं। बंदियों के द्वारा एक दिन में 300 मीटर कपड़ा तैयार कर 60 से 70 पीस बंदी कुर्ता पजामा बनाया जाता है। सूत से कपड़ा तैयार करने, फिर कपड़े की कटिंग करके उसकी टेलरिंग और फिनिशिंग के लिए अलग अलग बंदियों की जिम्मेवारी तय की गई है। सेंट्रल जेल के स्टॉक में 440 कैदी कुर्ता पैजामा, 433 जंघिया, 260 कैदी गमछा, 90 कैदी चादर, 925 हाजती कुर्ता पैजामा, 110 हाजती जंघिया, 148 हाजती गंजी, 310 हाजती गमछा और 570 हाजती चादर मौजूद है, जिसकी सप्लाई मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के बंदियों के बीच में भी काफी संख्या में की गई है। सेंट्रल जेल के अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता ने बताया कि सेंट्रल जेल के हस्तकरघा उद्योग में विचाराधीन व सजा याफ्ता कैदियों के लिए कुर्ता पैजामा के साथ साथ उनके दैनिक इस्तेमाल का सभी वस्त्र बनाया जाता है। बंदियों के डिमांड के अनुरूप सप्लाई किया जाता है। सेंट्रल जेल में तैयार जज व अधीक्षक की कुर्सी का 2024 में सबसे अधिक डिमांड आया। हेड मिस्त्री के रूप में 2013 से काम करने वाले सजावार बंदी इंद्र कुमार शर्मा उर्फ इंदल ठाकुर है। वह जेल आने से पहले पुणे में काम करता था। हत्या के केस में सजा याफ्ता होने के बाद से वह जेल में फर्नीचर उद्योग की कमान संभाल रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि मॉडल के डिजाइन के अनुसार डिमांड जेल कोर्ट से भेजा जाता है, जिसके आधार पर सामान तैयार करके उनको सप्लाई किया जाता है। सेंट्रल जेल के अंदर बंदियों का कपड़ा धोने के लिए साबुन भी बनाया जाता है। इसके अलावा फिनाइल भी तैयार किया जा रहा है। सरसों तेल, मसाला, सत्तू का भी निर्माण बंदियों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसआईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बीएसआईबी सुपर 50 फ्री कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। यह कोचिंग विशेष रूप से उन छात्रों के लिए शुरू की गई थी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यह था कि ऐसे बच्चे जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं
लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। उन्हें भी प्रायन पर गाइडेंस और कोचिंग मिल सके। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बीएसआईबी सुपर 50 एक निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम है जो बिहार के मेधावी छात्रों को आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करता है। इस कोचिंग का मुख्य उद्देश्य योग्य और मेहनती छात्रों को बेहतरीन शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित कराना और उन्हें देश के प्रमुख तकनीकी एवं मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सहायता करना है। ऐसे छात्र जो वर्तमान में बीएसआईबी, सीबीएसई, आईसीएसई या किसी अन्य बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं और बिहार बोर्ड से कक्षा 11 में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, वे इस कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसआईबी में पहले से कक्षा 11 में पढ़ रहे छात्र भी इस निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए पात्र हैं। इस कोचिंग के लिए बिहार के 9 प्रमुख जिलों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं: मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर। इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी जिले में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2023 को सुपर 50 फ्री कोचिंग का उद्घाटन किया था। इसके प्रथम बैच सत्र 2023 से 25 के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने समिति के मुख्य भवन में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के 4 छात्रों यशराज, सन्नी कुमार, आशीष कुमार और सचिन कुमार ने 99% से अधिक हासिल किया है। बीएसआईबी के 99 में से कुल 23 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 39 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसआईबी द्वारा आयोजित इस निःशुल्क कोचिंग में छात्रों की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने 2 बार ओएमआर टेस्ट और कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी आयोजित किए जाएंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेड के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बात की। राजद के शीर्ष नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाने पर उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग सक्रिय हो जाते हैं। सुनील कुमार सिन्हा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा जाना कोई नई बात नहीं है। ये सुनते सुनते हम लोगों के दोनों कान पक गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है तो उनके भाजपा के 3 हार्डकोर कार्यकर्ता ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ता भी उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाते हैं जितना ये 3 संस्थाएं करती हैं। कहने के लिए ये स्वायत्त हैं, लेकिन एक कप चाय भी बिना आका के आदेश के नहीं पीते। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसान का मामला हो या युवाओं की बेरोजगारी का, सरकार हर जगह फेल हो चुकी है। बेतहाशा हत्या और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और रोजाना ज्वेलरी की दुकानों को लूटा जा रहा है। लेकिन उनके पास अपने कार्यकर्ताओं, जांच एजेंसियों को लगाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा, राबड़ी देवी को सैकड़ों बार आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी का नोटिस भेजा गया है और हर बार वे पूछताछ के लिए गई भी हैं। हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका उन्होंने हर बार जवाब दिया है। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर 22 से 24 मार्च तक पटना में कई भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान, रविंद्र भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले इन कार्यक्रमों में देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। 22 मार्च की शाम सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद 22 मार्च को देश के जाने माने गायक अभिजीत भट्टाचार्य गांधी मैदान में सुरों की महफिल सजाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले कलाकारों की ब्रांडिंग शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार को बढ़ावा देने के लिए एक पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अभिजीत ने बिहार से अपने जुड़ाव को भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा, अरे वाह, बिहार तो मेरा ननिहाल है, आई लव यू बिहार। अभिजीत ने इस वीडियो में एक गाना भी गुनगुनाया और कहा कि वे 22 मार्च को गांधी मैदान आ रहे हैं
23 मार्च को गांधी मैदान में प्रतिभा सिंह बघेल और ऋतिक राज का कार्यक्रम होगा। प्रतिभा सिंह अपनी गजल और शास्त्रीय संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। इसी दिन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आलोक राज और अशोक कुमार प्रसाद सुगम संगीत, नीलम चौधरी कथक, ज्योति नूरा सूफी गायन अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं रविंद्र भवन में मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश के नामचीन कवि और शायर हिस्सा लेंगे। 24 मार्च को बिहार दिवस के कार्यक्रमों का समापन भी शानदार होगा। गांधी मैदान में गायक सलमान अली अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसी दिन एसके मेमोरियल हॉल में सुदीपा घोष भरतनाट्यम और प्रियानी वाणी पंडित सुगंधा मिश्रा अपनी अद्भुत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। वहीं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा एवं टीम रविंद्र भवन में हास्य कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। सीवान के जीभी नगर थाना क्षेत्र स्थित सिकंदरपुर पंचायत के भेलपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। झोपड़ी में आग लगने से एक 3 साल के मासूम की आग में जलकर मौत हो गई। हालांकि 4 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद सिराज उर्फ मेठन नट के बेटे सुफैल उर्फ तूफैल के रूप में हुई है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अचानक नजराना खातून, जमीला खातून और खुशबू निशा खातून के झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी के अंदर फंसे 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सुफैल उर्फ तुफैल को समय पर बाहर नहीं निकाला जा सका। नतीजतन मासूम की आग में जलकर मौत हो गई। जब हादसा हुआ तब सुफैल उर्फ तुफैल घर के अंदर झोपड़ी में सो रहा था। फायर ब्रिगेड को भी घटना की सूचना दी गई, लेकिन जब तक वे मौके पर पहुंचे तब तक तीनों झोपड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थीं। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ बढ़रिया के आदेश पर राजस्व कर्मचारी ने पीड़ित परिवार को राहत सामग्री, तिरपाल और खाद्य पदार्थ वितरित किए। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के 3D मॉडल बनाए जाएंगे। ये सभी मॉडल पर्यटन विभाग के मंडप में प्रदर्शित किए जाएंगे। बिहार दिवस समारोह में आने वाले लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र होंगे। यह जानकारी पर्यटन विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा ने दी। उदयन मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से चयनित स्थानों की आकर्षक 3D प्रतिकृतियां बनाने का कार्य प्रगति पर है। जिन प्रमुख पर्यटन स्थलों की प्रतिकृतियां बनाई जा रही हैं, उनमें महाबोधि मंदिर बोध गया, घोड़ा कटोरा राजगीर, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व शांति स्तूप वैशाली, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, सभ्यता द्वार पटना, लहुआर जैन मंदिर जमुई, विष्णुपद मंदिर गयाजी, मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर, मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी, गौरासन शिव मंदिर सासाराम, तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब, ककोलत जलप्रपात नवादा, पटना चिड़ियाघर, नेचर सफारी राजगीर शामिल हैं। ओढ़नी बांध बांका, अमवामन झील पश्चिम चंपारण और बांका के मंदार पर्वत और रोपवे आदि। इन सभी पर्यटन स्थलों की प्रतिकृतियां आकर्षक ढंग से सजाई जाएंगी, जो बिहार पर्यटन के मंडप में आने वाले सभी पर्यटकों का मन मोह लेंगी। उन्नत बिहार, विकसित बिहार की थीम पर इस वर्ष बिहार दिवस का 3 दिवसीय समारोह 22 मार्च से 24 मार्च तक होगा, लेकिन विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी 26 मार्च तक चलेगी। गांधी मैदान के अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस समारोह के लिए जिला प्रशासन ने 8 कोषांग का गठन किया है। उदयन मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही बिहार पर्यटन मंडप में पर्यटन सूचना केंद्र भी बनाया जाएगा। इस सूचना केंद्र के माध्यम से यहां आने वाले लोगों को बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें पर्यटन नीति के तहत 30% तक की सब्सिडी का लाभ उठाकर राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नालंदा जिला के राजगीर के नए पोखर मोहल्ले के एक कुएं में नीरज नाम के 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नीरज पेशे से इंजीनियर थे और 24 मार्च को उनकी शादी होनी थी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि नीरज सोमवार की शाम टहलने गए थे, लेकिन देर रात तक जब वो नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने उन्होंने फोन किया। उनका फोन स्विच बताया। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन वो रात को नहीं मिले। इसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मंगलवार को भी नीरज की खोज जारी रही। इसी दरमियान नीरज की चप्पल और कुछ सामान गांव के एक कुएं के पास बिखरा मिला। जब लोगों ने कुएं में देखने पर शव का कुछ
हिस्सा नजर आया। इसकी सूचना परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला, तब देखा कि उनका पैर ईंट से बंधा हुआ था। घटना के बाद स्थानीय लोगों आक्रोशित हो गए। उन्होंने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। नीरज इंजीनियर तो थे ही साथ में, वे जमीन का कारोबार भी करते थे। उनके पास एक शोरूम भी था। नीरज राजगीर में एक होटल का निर्माण भी करवा रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। नीरज की मौत से उनके परिवार और दोस्तों में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया है। उनके दोस्तों ने बताया कि नीरज एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था। उनकी मौत से सभी को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और अन्य विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंच गई है। घटनास्थल के पास से खून के निशान मिले हैं। इसके अलावा एक कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस की टीम मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने आगे बताया कि हम हत्या के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों का जल्द